अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। माजी करीब में कुछ जमातें तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम तराशी मुसलसल करती रही हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए रखा। असम्बली में बिल लाने की बजाय डायरेक्ट ऑर्डिनेंस लाकर काम चलाए जाते रहे, जिससे ऐवान उज़्वे मुअत्तल बनकर रह गया। वक्त बदला, हुकूमत बदली, PDM 1 आई तो इसमें असम्बली से न सिर्फ कई ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए बल्कि चंद माह में कुछ मिनटों के इजलास में कई बिल्स भी मंजूर करा लिए गए। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बनी, लेकिन पूरी काबीना मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल है। इसलिए दोबारा से हाउस मुकम्मल होने के बावजूद ऑर्डिनेंस से काम चलाया जा रहा है, जिस पर ना सिर्फ ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है बल्कि ट्रेरी बेंचेस से पीपल्स पार्टी भी इस पर एतराज़ कर रही है। आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीक के लिए करारदाद पेश की, जो मंजूर कर ली गई। इन बिल्स में जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2023, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 2023, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2023, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस 2023 और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ऑर्डिनेंस शामिल था। इस पर ऑपोजिशन किस हद तक मोतरज रही, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एकदम ऑर्डिनेंस जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या तो सारों से सर यहाँ पे वो अंगूठा पैड रखें, इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है। दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। आज जिस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। ऑर्डिनेंस लाने पर आज उमर अयूब, बैरिस्टर गौर तनकीद तो कर रहे हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ऐवान मुकम्मल है, इजलास हो रहे हैं, तो बिल्स की जगह ऑर्डिनेंस से काम चलाना इंतहाई गैर मायूब है। लेकिन PTI के मुंह से बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि PTI के दौर में ऐवान को कोई अहमियत नहीं दी गई और ज़्यादातर काम बिल्स की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए चलाए जाते रहे, और आज वो इन्हीं ऑर्डिनेंस पर तनकीद कर रहा है। PTI आज पाकिस्तान के असासे बेचे जाने के खदशे का इजहार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही पाकिस्तान की माशी लिहाज से दलदल में धकेलने की पूरी कोशिश भी हो रही है। IMF को पहले खत लिखकर पैकेज देने से बाज रखने की कोशिश की गई, लेकिन IMF मिशन की मुल्क आमद और हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर अब इस जमात के बैरून मुल्क मुकीम कायदीन गुज़श्ता रोज़ IMF के अमरीका हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज के लिए जमा हुए, जहाँ से पैकेज की मंजूरी से पहले हालिया इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया और अपने एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ अफसरान की तस्वीर भी चलाई गई, फौज मुखालिफ नारे लगाए गए, एंटी इस्टाब्लिशमेंट नैरेटिव लिया जाता रहा। यानी एक ऐसी जमात जो खुद ही बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कर रही है और उस मुल्क से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने या प्रोग्राम देने से मना कर रही है, वो इसी मुल्क के ऐवान में पाकिस्तान के इदारों और अवाम के बारे में फिक्रमंद होने का तासुर भी दे रही है। आज PTI के इसी रवैये पर ऐवान में आज़म नज़ीर तारण ने खुलकर तनकीद की और कहा, लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेरी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। आज अताउल्लाह तारण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IMF हेड ऑफिस के बाहर PTI के एहतजाज पर तनकीद की और कहा कि मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम को सबूताज करना चाहती है। वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। आप टैक्स भी बाहर अदा कर रहे हैं और आप जुर्रत देखें, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए, तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। ये जो मुल्क दुश्मन जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, आज जब ये IMF के बाहर मुजाहरा करते हैं, कौम को कहते थे अमरीकी साजिश। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, IMF को लिखी गई चिट्ठी का कोई मस्बत जवाब नहीं आया, तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीका में IMF के हेडक्वार्टर के बाद जो एहतजाज किया गया और उसमें फ़ौज मुखालिफ नारे लगाए गए, एंटी स्टेट नारे बुलंद हुए, क्या यही हल है और क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये स्टेट से वफादारी की अलामत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद दैट थिंग। उसमें अच्छा, दूसरा ये है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऑफिशियल वो नहीं था कि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं।
अगर वहां के जो लोग हैं, और आपको पता है कि 90% जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अब वो अपने लिहाज से गए हैं तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। इस एहतजाज को शहबाज गिल साहब लीड कर रहे थे, शहबाज गिल का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, शहबाज गिल साहब उधर होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, एक चीज होती है, अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ, किसी इवेंट पे जाता हूँ, अपनी हैसियत से जाता हूँ, एक बात होती है, मैं जरूर हूँगा, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा जरूर हूँगा, लेकिन मैं वहां पे अपनी हैसियत से जाता हूँ। एक होता है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक चीज अरेंज करती है और उसमें लोगों को कहती है कि आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्लेयर किया कि यार संडे को हम लोगों ने एहतजाज करना है। अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ साहब, आप शहबाज गिल की इस हरकत की मजम्मत करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आप अपना अगर कोई मौकफ है, अगर कोई ऐसा मौकफ है, और आपको पता है इंटरनेशनल जो जितने भी इदारे हैं वो सारे आए थे यहाँ पे इलेक्शंस को कवर करने के लिए कि यहाँ फ्री एंड फेयर होता है या नहीं होती, तो उस चीज को उठाना एक बात है, वहां तक मैं एग्री करता हूं। लेकिन उसमें अगर आप पाकिस्तान के कोई भी इदारे हो उनके ऊपर उनके खिलाफ नारे मारें, ये प्रॉब्ली गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये जरूर उठाएं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे वो न फ्री थे, न फेयर थे, न ट्रांसपेरेंट थे। यहां तक मैं समझता हूं, यहां तक आप उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने नुमाइंदे भेजे थे और पाकिस्तान ने ही उनको एक्सेप्ट किया था। और ये सारे करते होते हैं, हर जगह पे होते हैं, और आपने देखा हुआ है। अगर कोई ये नहीं करता है कि किसी दूसरे मुल्क में किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने जमा होके पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स, पाकिस्तान में एंटी स्टेट नारे बुलंद हो, हाई ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाई जाए, उनको मिलाइन किया जाए और बैरूदी नदिया में पाकिस्तान की जगहसाई कराई जाए, ऐसा कोई और मुल्क तो नहीं करता है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब? अगर आप देखें, हर जगह पे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे अगर आप देख लें जो अलग से उस चीज में होते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं। जब यूएस में या यूके में या फ्रांस में या किसी भी मुल्क में जब इस किस्म के क्या कह सकते हैं एहतजाज रैलियां होती हैं, तो वहां पे टीयर गैस, वहां पे लाठी चार्ज, वहां पे ये कह देना कि आई विल बी रूथलेस, ये कह देना, इस किस्म की चीजें कहना, वहां ये भी नहीं होती। ठीक है, मैं एक चीज को डेफिनेटली मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, किसी जगह पे भी एक्सट्रीम चीज जो होती है ना वो सही नहीं। देखिए सेनेटर साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धारी तलवार पे खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच करते हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारे लगा रहे हैं, एंटी स्टेट नारे लगा रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ कि जो वाकई बैठ के मामलात को हल करना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल कंप्लीट ही हुआ सर। शहबाज गिल वहां बैठ के ट्वीट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं, वहां बैठ के आदिल राजा जो कुछ करता है एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट आवाज बुलंद करता है, हैदर मेहदी जो कुछ करता है। पिछले दिनों अपने आप को कुछ लोगों ने डिस्कस किया आदिल राजा और हैदर मेहदी से, शहबाज गिल से भी डिस्कस करते हैं, खुद को अलहदा करते हैं इनको अपनी सफों से। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे एक बात बताएं कि डॉन लीक्स क्या था? वाज इट एंटी स्टेट या वाज इट प्रो स्टेट? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे सर? एक मिनट है जो ना, मुझे एक बात बताया ना, डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? मेमो गेट के भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? हुमायूं मोहम्मद साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे लिए ये मेरे बायसे दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए दिलचस्पी का अमर यह है कि मेरे मुल्क में IMF का मिशन आया हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को सिक्योर करना है, उनसे ट्रॉच चाहिए, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हमारी तरफ देख रहे हैं, और क्या हम IMF के साथ उन मामलात को सबूताज करना चाहते हैं? दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द नेशन सर। Let me pose you a question as well. मुझे एक बात बताएं, IMF को किसने कहा था कि खान के पास जाए और उनसे गारंटी मांगे? और खान को IMF तो तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास गया, पीपल्स पार्टी के पास भी गया, उस वक्त नहीं किया ना, पीपल्स पार्टी के पास गया ना नून लीग के पास गया। पार्टी, नून लीग, PTI सारी जमातों के पास जाते हैं, और ये एक प्रोसेस है सर, मैं आपको विजुअल्स दिखा सकता हूं। एक मिनट है जय, वो गवर्नमेंट के पास गए थे, वो इन लोगों के पास नहीं गए थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी। दे वेंट टू द गवर्नमेंट बट दे डिड नॉट गो टू द पॉलिटिकल पार्टी। इमरान खान वाज इन, मतलब ऑपोजिशन में भी नहीं थे। इमरान खान वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ एनीथिंग, सब जगहों से जा चुके थे। उन्होंने जाके कहा कि हमें आपकी गारंटी चाहिए। इमरान खान ने उनसे पूछा आपको मेरी गारंटी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि हमने ये करना है तो आप करना है। उसने कहा ठीक है, अगर मैं कर लूंगा तो इसका होगा क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे। इमरान खान ने कहा आर यू श्योर कि ये होंगे? उन्होंने कहा जी हमें कहा गया है।
इमरान खान ने उनको ये नहीं कहा। सेनेटर साहब, माजरत के साथ सर, मुल्क में इंतखाबात कराना IMF का काम है। अलाउ मी टू फिनिश जी। प्लीज, ठीक है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको ना दे, उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि इन चीज का ताल्लुक होगा फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से। तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कब हुए, कहां हुए? बट सेनेटर साहब, अलाउ मी टू आस्क यू अ क्वेश्चन सर। बात यह है कि क्या मुल्क में फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना IMF का मैंडेट है? नहीं, एक मिनट बताए ना। Why are we looking at the IMF, sir? No, we are not. What are we demanding from IMF कि पाकिस्तान को पैसे ना दे? IMF is nobody कि हमारे यहाँ इलेक्शंस को प्रॉप करे। देखिए मुझे बात बताए ना, आप मेरे पास आते हैं एक चीज मांगने के लिए कि आप ये कर लो, और आप मुझे कहते हो कि यार ये काम होंगे। मैं पूछा आपसे कि ये नहीं, काम लेकिन होंगे, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं सर। मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूंगा कि मैं IMF को कहूंगा अच्छा तुम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओगे, ठीक है, मेरी तरफ से गारंटी है। और भाई IMF इज नोबडी ना, IMF ने तो इलेक्शंस नहीं कराने सर। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कराओगे, उन्होंने कहा था कि ये कर क्यों रहे हो, उन्होंने कहा मुझसे क्यों मांग रहे हो, उन्होंने कहा इस लिहाज से कि ये इलेक्शंस के बाद हम तीसरी ट्रांच जो होंगी वो नई हुकूमत को देंगे। तो उस पर ये सवाल उठा था कि क्या इलेक्शंस होंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे, हमें कहा गया है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या ये फ्री एंड फेयर हो गया, उन्होंने कहा यस बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये उनको एश्योरेंस गारंटी IMF कैसे दे सकता है सर? यही तो मेरा सवाल है सादा सा। ये गारंटी देखिए ना, IMF ने जब आके बात की एक बात, तो जब वो एक साहब मुझे बताए कि सर आज IMF देखिए, आज तो ये भी खान साहब ने जेल में बैठ के कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। सर खुदा न खास्ता मुतामिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। बात ये है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से एक चीज होती है, वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना। अगर आप पैसे देते हैं, फर्ज करें आप पैसे देते हैं और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, आपको कोई फायदा नहीं होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द क्रक्स टू एवरीथिंग। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कभी ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी लिहाज से नहीं होगा। तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सबसे जरूरत है। अगर आप चलिए लेट्स टेक इट दिस वे, आप दोबारा इलेक्शंस कराना चाहते हैं सर? इलेक्शंस भी तो पैसों से होते हैं ना सर, एंड वी डोंट हैव मनी फॉर दैट। इलेक्शंस कराना चाहते हैं तो इलेक्शंस के लिए भी पैसे चाहिए ना सर? सर अगर आपकी जेबें फटी हुई हो तो पहले जेबें सिलवा लें, उसके बाद बीच में पैसे डालें। जेब सिलने नहीं दे रहे आप सर? सॉरी, आप जेब सिलने नहीं दे रहे, आप तो चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी कमीज ही उतार दें, वो हमारी श्रीलंका बना दें हमें। नहीं जनाब, आप इस बात को समझे, आप इस बात को, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी जेब सिलवा लो। जेब सिलवाने का एक ही तरीका है पॉलिटिकली, वो ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, उसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है सर। ये तो चले वो जेब सीनी है। ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी अपना सफ़ों के अंदर बहुत सारी उखाड़ पिछाड़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इन रिफ्ट्स को, इस खलीज को कौन भरेगा सर? क्योंकि होता ये कि सेनेट इलेक्शन है सर, सेनेट इलेक्शन के अंदर जो लिस्ट फाइनल होती है वहाँ से जो खान साहब के पास भेजी जाती है वो कोई और होती है, यहाँ से स्टेटमेंट कुछ और होता है, इत्तेहाद इसके साथ करना है, वहाँ जाके इत्तेहाद किसी और के साथ हो जाता है और भुगतना पड़ता है, काउंटर प्रोडक्टिव आपके लिए होता है। मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ सर। अगर आप ले लें, समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितना डिवाइड है, सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। देखिए ना, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाउस जैसे मर्जी भी है, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स बट नो थैंक यू, ठीक है। एक और चीज, दूसरी चीज ये, जब आप बात करते हैं ना कि इंटरनल उसके, मुझे बताइए जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं आजकल, वो क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताएं मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा था, आप मुझे बताएं कि उनके अपने जो बाकी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। वो बात तो बीच में ये कह रहे हैं कि इज्जत की हार जिल्लत की जीत से बेहतर है। मुझे ये बताएं, ये जावेद लतीफ ये कह रहे हैं कि जो एक एक को चुन चुन के लाए जा रहे हैं, और जावेद लतीफ साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरवा दिया गया है और शहबाज शरीफ की टीम को उन लोगों ने जितवा दिया है। ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप इत्तेफाक करते हैं जावेद लतीफ साहब से और इन सब से जिनसे माजी में आपके जो बड़े राइवल्स रहे हैं, आज आप उनके हमनवा बन गए, आप इत्तेफाक करते हैं जो जावेद लतीफ कह रहे हैं? मैं उनसे इस बात पे जरूर इत्तेफाक करता हूं कि मियां जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं ना कि मियां नवाज शरीफ की टीम को उन लोगों ने जितवाया नहीं है और शहबाज शरीफ की टीम को जितवा दिया है। दोनों में मियां नवाज शरीफ की टीम जेन्युइनली हारी और हार गई, उसको जितवाया नहीं है, उनकी सीटें नहीं बदली बल्कि अच्छा, वैसे हुमायूं ओमर साहब, क्योंकि आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है वैसे
तो इसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली आपको पहुंचा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा हुआ है जैसे जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, तो फ़ायदा तो पीटीआई ने उठाया इसका। नहीं, फायदा बेनिफिशियरी तो आप है फिर। फायदा नहीं, बेनिफिशियरी जो है वो शहबाज शरीफ है। नहीं, किसी को रोकने के लिए आपको भी कुछ सीटें दी गई है ना सर। पीपल्स पार्टी है, बेनिफिशियरी एमक्यूएम है, बेनिफिशियरी वो लोग हैं, बेनिफिशियरी बाप है, बेनिफिशियरी ये मोहसिन नकवी है, बेनिफिशियरी ये सारे लोग हैं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा सर कि बेनिफिशियरी आप है और काफी हद तक आपने जो हिस्सा है वो वसूल किया है। ये किसी वक्त आप सोचेंगे सर कमरे से किसी कोने से टेक लगा के, तो आपको समझ आएगी कि अगर मियां साहब के साथ ये कुछ हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली इस बेनिफिशियरी बाहर आई है। नहीं जी, I differ with you. You have the right to have an opinion, but I differ with your opinion. I'm sorry. आज ईवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद तो पेश कर दी और इसके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि ट्रेरी बेंचेस पर बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने ही साथ बैठी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई इतनी खुश नहीं थी कि जब ईवान मौजूद है तो फिर ऑर्डिनेंसेस लाने की क्या ज़रूरत है। आज ना सिर्फ नवीद कमर बल्कि खुर्शीद शाह भी इसके ऊपर खुलकर बरसे, लेकिन उसके बाद अगले ही लम्हे पीपल्स पार्टी ने भी इस करारदाद के हक में अपना वोट दिया। यानी हुकूमती मौक़िफ़ की तरदीद भी हो रही है, उसकी नफ़ी भी हो रही है, उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा रहा है और फिर हुकूमत के साथ भी हैं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन इस सारे मामले के ऊपर क्या था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Some of the ordinances, we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it has become irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर assembly को wind up कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा है, ये जरूर करें। 15 मिनट में 7 ऑर्डिनेंस तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन चल सर आप कहते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में, लेकिन सर ये सारे ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत ने पर, और निगरान हुकूमत ने मेरे ख्याल से और मेरी तनाजुर में अपने मैंडेट से बाहर जाके बहुत सारे काम किए। हुकूमत में होने के बावजूद हुकूमती इत्तेहादियों की लाइनो लेंथ फ़र्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइनो लेंथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलती नहीं है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही मंजरनामा दिखाई देगा। अब ये जो हमाहंगी में तजाद दिखाई दे रहा है, इस पर ऑपोजिशन पर बेंचेस पर बैठे हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी वर्ताए हैरत में है कि ये हो क्या रहा है। उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर क्या किया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। नाम नेहाद हुकूमत मैं इसको कहूंगा। सबसे पहले आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ में छुरा खोब रही है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। आपस में इनकी कोई हम आंगी नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि ईवान में आज अजीब नज़ारा देखने को मिला। ऑर्डिनेंसेस पेश किए गए, मतलब ऑर्डिनेंसेस की तौसी की करारदाद थी, मंजूर कर ली गई। ऑपोजिशन तो सरापा एहतजाज थी ही, मोतरस थी, लेकिन हुकूमती बेंचेस पर बैठी हुई पीपल्स पार्टी भी शदीद तनकीद कर रही थी और फिर अगले लम्हे उस पर दस्तखत भी कर रही थी। तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है सर? ये जो दरमियानी सूरत इख्तियार की हुई है पीपल्स पार्टी ने, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरे ख्याल में ये जो तरीकाकार है, इसका मतलब है चोर को कहना चोरी कर और शाह को कहना होशियार हो जा। दूसरे लफ्जों में जो है मुनाफिकत थी अगर कहा जाए तो, और तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखें पीपल्स पार्टी जो वो शुरू में कहती रही कि हम तो पीडीएम का पहले वो हिस्सा रहे हुकूमत में, उसके बाद जब हुकूमत खत्म हो गई और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, उस दौरान वो कहते रहे कि जी हम तो पीडीएम का हिस्सा थे ही नहीं, हम तो जो है वो भाई, तो फिर आप हुकूमत में क्या करने आ रहे थे? फिर आप और मैं क्यों नहीं थे? अगर वो भी नहीं थे हुकूमत में तो फिर मतलब आप कहाँ खड़े थे? उसके बाद अब वो कहते हैं तमाम की पोजीशन अपॉइंटमेंट्स लेके
उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत के अंदर हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है, आप सदर आप बने हैं, आप जो है वो गवर्नर ही आप ले रहे हैं, आप जो है मेन की अपॉइंटमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपके पास जा रही हैं। तो ये जो बात कह देना कि नहीं कि हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, बहरहाल लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं उनके ऊपर आप जब करते हैं ऑर्डिनेंसेस और जो एक प्रॉपर बिल बनने में बहुत बड़ा फर्क है। कानून साजी जो है वो बहुत अहम है। असल मसला ये नहीं है, पाकिस्तान के अगर आप कानून देखें तो कवानीन हमारे बड़े खूबसूरत हैं। आज भी अयूब खान के दौर के कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं, जहां साइकिल वाला जो है उसको भी हुक्म था कि भाई आप अपनी बत्ती लगा के चलेंगे, लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है, असल मसला ये है कि ये बिल्कुल बड़ा अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, ये पर्टिनेंट इशू है सर। लेकिन मेरे पेश नज़र इस वक्त प्रॉब्लम एक और भी है ना। देखिए फैसल वाटर साहब ये कहते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी जिस दो अमली का शिकार है, बादस कयास या बईदस कयास नहीं है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी ही होगी जो नून लीग को धक्का देगी, उस हुकूमत को धक्का देगी। तो मेरे लिए तो वो स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है कि इस हुकूमत में जो कुछ हो रहा है क्या दुरुस्त समझा जाए कि आने वाले दिनों में हम इसके लिए भी तैयार रहें कि किसी भी लम्हे पीपल्स पार्टी PMLN को धक्का दे देगी। देखिए, एक तो फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल और वाडा में मेरे ख्याल में हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें जो खास तौर पे जो अहम बात है वो ये है कि धक्का दे के क्या धक्का दे के मुंह के बल गिराएंगे या धक्का दे के आगे बढ़ा देंगे। तो मकसद ये है कि सियासत जो है वो खेली जा रही है, और मेरे ख्याल में जो सियासत जिस अंदाज में खेली जा रही है वो सियासतदानों के लिए तो मौजू है, लेकिन क्या अवाम के लिए ये डाइजेस्ट हो सकता है? अवाम जिस कर्ब और तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं और जो इस्तेहसाल हो रहा है एक आम शख्स का, वो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी भी जो है मैं इराकी सिफारत खाने के अंदर मौजूद था अभी अफ्तारी के लिए, और वहाँ बहुत सारे सफीरों से मुलाकात हुई और वो यही कह रहे थे, परेशान थे पाकिस्तान के हवाले से कि ठीक है आप जो है वो पॉलिसी साजी तो करते हैं लेकिन पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं होता। ये वजीर आजम साहब का किसी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाना ये इनफ नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी। असल बात यह है कि हर खासो आम जब देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सबसे बढ़कर ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि जो तमाम सहूलियात हैं वो अमीर तबके को मिल रही हैं और गरीब तबका जो है अंदर ही अंदर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर अब्दुल्ला। पाकिस्तान एक बार फिर IMF के दर पर दस्तक दे रहा है। आलमी मालियाती इदारे का मिशन इस वक्त पाकिस्तान में है, जहां वो पाकिस्तान को स्टैंड बाय एग्रीमेंट की आखिरी किस्त देने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। उम्मीद है कि आखिरी किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत तगोदौ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जोनाथन पोर्टर की सरबराही में जो IMF मिशन पाकिस्तान पहुंचा है, वज़ीर ख़जाना के साथ मुलाकात भी हुई है, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से प्लान दिया गया था उस पर एग्जीक्यूशन उस तरीके से नहीं हो सकी जैसी करना मकसूद थी। साथ ही IMF डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है। बहुत सारे नए टैक्सेस का मुतालबा किया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करने की बात हो रही है। हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी कराएगी, लेकिन IMF ने बिजली गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा किया। और ज़राए का कहना है कि IMF ने हुकूमती डिस्कोस की इंतजामिया निजी शोबे को देने का टाइम फ्रेम भी मांग लिया है। IMF ने ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा दिया है, और IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को मकामी गैस फराहमी बंद करने का भी मुतालबा किया। IMF ने हुकूमती शोबे में 4 बड़े प्लांट्स को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का मुतालबा भी किया है। यानी मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है। FBR की डिजिटलाइजेशन से लेके वो PIA की निजकारी हो, ये तमाम तर मामलात ऐसे हैं जो IMF की क्यू में है और अब की बार बढ़ रहा है। यानी किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा, और शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। इस बार का माह रमज़ान दुनिया भर में सस्ता, जबकि पाकिस्तान में महंगा बना दिया गया है। बढ़ती महंगाई के बाद रही सही कसर मुनाफाखोर माफिया पूरी कर रहा है। आज आपको रमज़ान 2023 और रमज़ान 2024 में कुछ अशिया की कीमतों का जायज़ा फराहम करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे रमज़ान पिछले रमज़ान से इंतहाई महंगा है। यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती कीमतों के सबब रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। हसास कीमत SPI के आदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि 20 किलोग्राम आटे के थैले की औसत कीमत फ़िलहाल 2500 यानी 2500 से 3000 रुपये है, जबकि 2023 में यकुम रमज़ान को ये 1300 थी।
गंदम के 10 किलो थैले और 1 किलो बारीक आटे की कीमत गुज़श्ता साल बिलतरतीब 1191 रुपये और 146 रुपये थी, जबकि रवा साल गंदम के 10 किलो थैले की कीमत 40 रुपये और बारीक आटे की फ़ी किलो कीमत 156 रुपये है। इसी तरह सब्जियां, दालें, इन सब की कीमतों में एक वाज़े फ़र्क दिखाई देता है। तो आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।